हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम इतिहास का 10वीं क्लास का पार्ट नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस क्वेश्चन की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, इसमें आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये आपकी सीबीएसई 2025-26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। जूसेप्पे मैसनी, काउंट कैमो दे काबूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। सबसे पहला है जूसेप्पे मैसनी। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुआरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मर्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैसनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अगला है हमारा काउंट कैमिलो दे काबूर। सार्डिनिया पीटमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। फिर है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट हमारा फ्रैंकफर्ट संसद। यह एक अखिल जर्मन राष्ट्रीय जन समूह थी जो विभिन्न जर्मन क्षेत्रों से संबंधित मध्यम वर्ग के पेशेवरों, व्यापारियों और समृद्ध कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। यह फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल के चर्च में 18 मई 1848 को बुलाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया, जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र के अधीन किया जाता था। हालांकि इसे अभिजात वर्ग और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें मध्यम वर्गों का प्रभुत्व था, इसलिए इसने अपने जनाधार को खो दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रवादी संघर्षों के समय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का प्रश्न विवादास्पद था। सेकंड पॉइंट, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं ने अपने संगठन स्थापित किए। फोर्थ पॉइंट, महिलाओं ने अपने अखबार निकालने प्रारंभ किए तथा अपने लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। फिफ्थ पॉइंट, महिलाओं ने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनियों में भाग लिया, फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। सिक्स, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा ने भी महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के रूप में दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? आंसर है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला है, फ्रांस का नया तिरंगा झंडा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली और स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली रखा गया। सेकंड, राष्ट्र के नाम पर नई शपथें ली गईं और शहीदों का गुणगान किया गया। थर्ड पॉइंट, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। फोर्थ पॉइंट, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। फिफ्थ पॉइंट, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। सिक्स पॉइंट, भार नापने के लिए एक समान प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियन और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था? आंसर है, मारियन
उस समय राष्ट्र को नारी रूपक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। यह राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनते हुए राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, अर्थात नारी की छवि राष्ट्र की रूपक बन गई। फ्रांस में इसे मारियान और जर्मनी में इसे जर्मेनिया का नाम दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके एक देश का चित्रण इस प्रकार किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। इनका महत्व निम्नलिखित है। फ्रांस में मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे लगाव स्थापित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा, ये पहले भी पूछा जा चुका है और अब भी इसके पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर है, जर्मनी का एकीकरण पिरसा के नेतृत्व में हुआ। सेकंड पॉइंट, पिरसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। थर्ड पॉइंट, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति के अंतर्गत डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ 3 युद्ध किए। फोर्थ पॉइंट, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1866-1871 के बीच में चली। फिफ्थ पॉइंट, 1871 में काइजर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। सिक्स पॉइंट, जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पिरसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। 7 पॉइंट, नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? आंसर है, नेपोलियन द्वारा निम्नलिखित बदलाव। फर्स्ट है, 1804 की नेपोलियन की संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। सेकंड पॉइंट, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। थर्ड पॉइंट, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। फोर्थ पॉइंट, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। फिफ्थ पॉइंट, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? आंसर है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट, बाल्कन प्रदेशों के लोगों को साधारणतः स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक भाग ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। थर्ड पॉइंट, बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। फोर्थ पॉइंट, बाल्कन राज्य में भारी ईर्ष्या थी और हर राज्य अपने साथ अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य बताइए। आंसर है, 1815 की वियना संधि की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, फ्रांस में पूर्व राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। सेकंड पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। थर्ड पॉइंट, फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फोर्थ पॉइंट, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, एग्जाम में ना आपसे या तो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूछेगा या ये इटली की, ठीक है। ये दोनों ही जो है, इटली और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आंसर है, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। नेक्स्ट, 1830 के दशक में जूसेप्पे मैस्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। थर्ड पॉइंट, 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। नेक्स्ट पॉइंट, 1859 में फ्रांसिस सार्डिनिया पिटमोन ने एक चतुर कूटनीतिक संघ की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन के गठन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई में पूछा हुआ है, ठीक है। आंसर है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई ऐतिहासिक घटनाएं शामिल थी। फर्स्ट पॉइंट, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ हुआ जिससे ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1801 में आयरलैंड के संघ के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1922 में आयरलैंड के स्वतंत्र होने के बाद यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता का वर्णन कीजिए। आंसर है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। सेकंड, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। नेक्स्ट है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। नेक्स्ट, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। नेक्स्ट, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। ठीक है, देखिए ये इसमें आपके इसके ये एमसीक्यू हैं, ये सारे ही बहुत एमसीक्यू सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें पहला है कि सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो इसमें है कि टूटी हुई बेड़ियाँ। ठीक है, जो टूटी हुई बेड़ियाँ हैं वो किसका प्रतीक है? वो है आपकी आज़ादी मिलना। ठीक है, बलूत पत्तियों का मुकुट, ये बहादुरी का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी, और उगते हुए सूरज की किरणें एक नए युग की शुरुआत। तो इस तरीके से हमारा आंसर सेकंड होगा। ठीक है, फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान। जूसेपे मैसनी, तो ये यंग इटली। ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क आपका जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने वाटरलू की लड़ाई। और काबुल है आपका इटली का एकीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर है वो ए होगा। निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना आपके जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये बताना कि पहले क्या हुआ था। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, पहला उथल पुथल फ्रांस में, लॉर्ड बायरन की मृत्यु, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष शुरू। ठीक है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले हुआ था स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष शुरू हुआ था, उसके बाद में लॉर्ड बायरन की मृत्यु हुई थी, फिर पहली उथल पुथल फ्रांस में हुई थी, उसके बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई थी। तो इस तरीके से हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों की क्रांति के बारे में तथ्यों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सम्राट का त्याग। सेकंड, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार घोषित किया गया। थर्ड, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए गए। फोर्थ, प्रेस की स्वतंत्रता मांगी गई। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पॉइंट है इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट हमारा सही है। तो इस तरीके से जो आंसर हमारा वो डी होगा। फ्रेडरिक सैल्यू ने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। बताइए वह किस देश का निवासी था? तो यह था, आंसर है आपका ये फ्रांस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फ्रेडरिक सैल्यू कौन था? जो फ्रेडरिक सैल्यू था ये फ्रांसीसी चित्रकार था या कलाकार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं शताब्दी के अंत में एक ताकत के रूप में उभरे राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति, अन्य राष्ट्रों की सराहना के बिना अपने देश के लिए मजबूत भक्ति, अपने देश के लिए मजबूत प्रयास और दूसरों के लिए घृणा, डी विश्व के सभी देशों के लिए समान रूप से दृढ़ भक्ति। तो आंसर है अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या है? पहला ऑप्शन ए, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य क्या था? ऑप्शन ए, यूरोप के लोगों को जीतने के लिए, बी यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना, सी यूरोप के सभी देशों में पूर्ण राष्ट्रतंत्र को सुदृढ़ करना, डी दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रचार करना। तो आंसर है इसका बी, यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना। क्वेश्चन नंबर 9, 1804 के नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है सत्य है? ठीक है, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, बी कानून के समक्ष समानता स्थापित करना, सी जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार को हटा दिया गया, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने डैश को एक महिला आकृति के रूप में चित्रित किया, समाजवाद, बी स्वतंत्रता, सी निरंकुशता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका बी स्वतंत्रता। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय जो कलाकार थे उन्होंने जो महिला थी महिला को स्वतंत्रता के रूप में चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है ए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, बी निरंकुशता और लिपिक विशिष्टाधिकारों का संरक्षण, सी समाज के केवल पुरुष सदस्यों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, डी स्वतंत्रता केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, तो आंसर है इसका ए, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। वह संधि जिसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, ए वियना, बी कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, वार्सा 1814 या लिपजिंग 1813। तो आंसर है बी। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। किसने कहा कि जब फ्रांस जीतता है तो
यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए गैरिबॉल्डी, बी बिस्मार्क, सी मैसनी, डी ड्यूक मैटरनिक। तो आंसर है ड्यूक मैटरनिक। लॉ पैट्रिक के विचार का अर्थ है मातृभूमि, बी पितृभूमि, सी नागरिक, डी राजतंत्र। तो आंसर है इसका बी पितृभूमि। 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? ए जूसेपे गैरिबॉल्डी, बी विक्टर इमैनुअल द्वितीय, सी काउंट काबूल, डी जूसेपे मैसनी। तो आंसर है इसका बी विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के गठन में किस बात ने सहायता की? ए ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन अचानक उथल पुथल का परिणाम था, बी सन 1688 में ब्रिटेन में राजशाही ने अंग्रेजी संसद से सत्ता छीन ली थी, सी संसद ने रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली जिससे धीरे धीरे एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, डी ब्रिटिश राष्ट्र का गठन स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो आंसर है सी संसद ने रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही सत्ता छीन ली जिससे धीरे धीरे एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। देखिए नीचे हमें कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है, तो हमें उसके अनुसार इसके आंसर देने हैं। अगर आंसर का ए है तो ए और आर का दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगर आंसर बी आता है तो ए और आर दोनों सत्य है लेकिन जो आर ए है का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कि रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। कारण है इसका कि जॉलवेलैंड का गठन रूढ़िवाद को संरक्षित करने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है, ठीक है। आपका है 18वां क्वेश्चन। कथन ए 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने किसी राष्ट्र को मूर्त रूप देकर एक रास्ता खोज लिया। कारण वे एक देश का प्रतिनिधित्व करते थे जैसे कि वे एक व्यक्ति था। तो देखिए इसमें आंसर ना बी होगा। इसमें क्या है, ए सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन जो ए है वो आर की इसकी जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं देता, ठीक है। फिर है 19, जूसेपे मैसनी ने राजशाही के लिए रूढ़िवादियों के साथ काम किया। कारण है कि इटली को छोटे राज्यों और राज्यों का पैचवर्क जारी रखना पड़ा। तो आंसर है इसका डी, ए और बी दोनों इसमें से गलत है आपका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कथन है कि साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन राष्ट्रवाद ने 1914 में यूरोप को आपदा की ओर अग्रसर किया। रीजन है दुनिया के कई देश जो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशित किए गए थे ने क्षय प्रभुत्व का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर है ए का मतलब है कि इसका जो आपको कथन भी ठीक है और जो रीजन है वो भी ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में और बच्चों को भी शेयर करें जाकि उनको भी ये इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।